नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केले की खेती के बारे में। यूँ तो हमारे देश के कई हिस्सों में केले की खेती की जा रही है और इस वक्त उसकी खेती का भी समय चल रहा है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं केले की खेती, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। केले के स्वाद, पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण साल भर इसकी मांग बनी रहती है। केले में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए लोग इसे हर मौसम में खाना पसंद करते हैं। हमारे देश में बड़ी मात्रा में केले की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बहुतायत में केले की खेती की जाती है। केले की खेती करने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त, पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। केले का अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे केले की उन्नत किस्में पूवन, नेंद्रन, रसथली, कर्पूरावली। संकर किस्मों में CO1, H1, H2, FHIA1। केले के नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च का पहला सप्ताह होता है। केले के बाग लगाने के लिए पौधों का रोपण गड्ढे या नालियों में किया जाता है। सबसे पहले खेत में 1 से 2 जुताई कर पाटा लगाया जाता है। इसके बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के चौड़े, लंबे और गहरे गड्ढे किए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम केक, 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन डालें। इन जरूरी उर्वरकों को डालकर पौधों की रुपाई करें। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए इसमें पानी की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छी पैदावार के लिए केले में 70 से 75 सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर, तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही पौधों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाना बेहतर विकल्प है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को बढ़वार भी अच्छी मिलती है। केले में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है, जिससे फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। नुकसान को कम करने के लिए फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। रुपाई के बाद फसल करीब 11 से 12 माह बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान बाजार में फसल की मांग और बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की तुड़ाई करें। लंबी दूरी वाले स्थानों में उपज ले जाने के लिए 75 से 80% पके फलों की तुड़ाई करें। सर्दियों में तुड़ाई का काम सुबह के समय करें, जबकि गर्मियों में दिन के समय फल तोड़ें। तुड़ाई के बाद फलों के आकार, रंग और परिपक्वता के आधार पर छटाई करके ही बाजार भेजें। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर केले का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो मधुमक्खी पालन से आप शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, आइए जानते हैं इसी पर आधारित इस विशेष रिपोर्ट में। कई गुणों से भरपूर मीठा शहद किसे पसंद नहीं। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे बड़े चाव से खाते हैं। शहद में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे काफी सेहतमंद माना गया है। लेकिन इस मिठास के पीछे मधुमक्खियों से लेकर किसान खासी मेहनत करते हैं। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं, बल्कि अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। इस व्यवसाय में युवा वर्ग अच्छी खासी दिलचस्पी ले रहा है और मुनाफा भी कमा रहा है। किसान इसे कृषि के साथ भी कर सकते हैं। ये कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5 हजार वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियों एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिल डोरसाला, एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरण जैसे मौन गृह, स्टैंड, मुंह रक्षक जाली, हाइव ट्रल, चाकू, स्मोकर, शहद निष्कर्षण यंत्र को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। ऋण की सहायता से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस छोटे से जीव से बहुत फायदे हैं। शहद और मधु उत्पादों के अलावा मधुमक्खियां अच्छी पैदावार में भी सहायक होती है। इससे परागण में काफी मदद मिलती है, जिससे पर्यावरण संतुलन भी होता है। इस तरह से देखा जाए तो इतने फायदों से भरे इस व्यवसाय में सभी का कल्याण छिपा हुआ है। तो अभी
अभी आपने मधुमक्खी पालन से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि कर रहे हैं जैविक खेती और आज के समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपनी आमदनी को भी दोगुना करके दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी, उन्हीं के मुंह जुबानी। किसान एक ऐसी ताकत का नाम है जो हर विपरीत परिस्थिति में भी सहज रास्ता निकाल लेता है। किसान हर परेशानी का सामना करते हुए धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाता है। ऐसी समस्याएं तब ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रकृति प्रदत्त हो। राजस्थान एक ऐसी ही जगह जहां पहले से ही किसान जद्दोजहद करके खेती का दामन थामे हुए हैं। धूसर मिट्टी में ना तो जल धारण की क्षमता होती है, ना ही पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके बाद भी यहाँ के एक किसान है राम नारायण, जो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ जानता भी नहीं था कि नाम सुन के कुछ अधिकारियों से मैंने मिला तो मैं दुर्गापुरा गया। तो दुर्गापुरा जाने के बाद में हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे हम मिले। जिस दिन हमने आवेदन किया उसी दिन हमारे को सेक्शन लेटर मिल गया। तो हमने 2 पोली हाउस की अप्लाई की थी, दोनों पोली हाउस की मिल गई। तो 2 पोली हाउस हमने लगाई थी। तो हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बोला था कि यार पहले आप 1 लगाओ, क्या पता कामयाब होगी या नहीं होगी। नहीं को सर हमारे को 2 लेना है। तो उन्होंने तो हमारे को 2 पोली हाउस दिया। जयपुर राजस्थान के किसान राम नारायण परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। खेती में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए राम नारायण ने पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान ना था। इसके लिए उन्होंने सरकार की मदद ली और पॉली हाउस के लिए आवेदन दिया और जल्द ही उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस तरह साल 2013 में राम नारायण ने पॉली हाउस लगवाया, जिस पर सरकार ने 75% का अनुदान दिया।
इस तरह से तैयार पॉली हाउस में राम नारायण ने सबसे पहले खीरे की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें भरपूर पैदावार मिली। इसके बाद तो जैसे पॉली हाउस का सिलसिला सा बन गया। हमने 2013 फर्स्ट वीक में जो पॉली हाउस लगाया था, उस पॉली हाउस में हम शुरू में खीरे की खेती की थी। खीरे में हमने 62 टन खीरा निकाला। उस खीरे में निकालने से हमारे को और जागरूकता फैली। फिर हमने एक पॉली हाउस की जगह 2 पॉली हाउस लगाया। 2 पॉली हाउस की जगह आज मेरे परिवार में 22 पॉली हाउस लगे हुए हैं। जो किसान पॉली हाउस लगाता है उसको सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब गर्मी का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पर अगर लाइट नहीं आएगी तो अपन इसके अंदर खीरे की पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। जब टेम्परेचर 40 से 45 टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी फसल जलने का नुकसान होने का बहुत बड़ा एक संदेश है। अगर सौर ऊर्जा लगी होगी, बिजली नहीं आएगी ना, तो इस सौर ऊर्जा एक किसान के लिए रामबाण है। तो किसान को सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है। फार्म पॉइंट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा जब भी लाइट नहीं आएगी तो दोपहर की टाइम अपन स्पीकर ऊपर की जो फोगर है, टेम्परेचर हाई होगा, वो फोगर चलाने के लिए अपन को सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज राम नारायण करीब 22 पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, लेकिन ये सब इतना आसान ना था, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी थी और वो थी पानी की। इसके लिए उन्होंने फार्म पर ही पक्के तालाब का निर्माण करवाया। साथ ही बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए सोलर पैनल लगवाए। इन सब सुधारों के बाद राम नारायण ने एक और अच्छी पहल की और वो है जैविक खेती को अपनाना। साल 2015 के पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, लेकिन लोगों के सुझाव और रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को जानने के बाद वो भी जैविक खेती करने लगे। साथ ही जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो जैविक खेती जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम अंदर पॉली हाउस के अंदर हर आदमी को घुसने नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, हमने जो भी जैविक का जो काम करते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं, जो जैसे नीम ऑयल है, अपने आकड़े के दतूरे हैं, गोबर को सड़ाते हैं और कई चीज़ें हमारे जैसे छाछ होती है, हमारे छाछ के अंदर भी हम उसको भी मतलब बहुत 3-4 दिन तक उसका मतलब उसको एक खटाई अच्छी तरह खटाई देके उसका भी हम स्प्रे मारते हैं ना, तो हमारे को एक रामबाण से मिलता है। गौमूत्र, नीम के पत्ते, आक के पत्ते और छाछ का प्रयोग किया जाता है। वो बताते हैं कि इससे उन्हें गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है। जैविक खेती के अंदर जैसे ये केचुआ खाद हो, और जैविक खेती के अंदर जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, आकड़े के दथुरे उनको गाड़ के हम कई प्रकार के काढ़े बना के हम उसको यूज में लेते हैं। नीम ऑयल का हम ऊपर स्प्रे करते हैं, उसमें हमारे को कई चीज़ें, कई जीवाणु कीटाणु। वैसे तो पॉली हाउस में बीमारियाँ बहुत कम आती है क्योंकि ये पैक हाउस है, तो पैक हाउस में बीमारियाँ कम आती है। राम नारायण की मेहनत पॉली हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह देखी जा सकती है। बाहर खेत में वो मिर्च और टमाटर की फसलें उगाते हैं, इससे भी उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है। कि जितने से कम हो, जितना जहर कम हो, जितने से जितना कम हो, यूरिया वगैरह जितना भी है ये सबसे कम देवे और सबसे कम जहर देके ही अगर खाने के अंदर जिस आदमी को 10 मन गेहूँ पैदा करता है वो चाहे 8 मन गेहूँ पैदा कर ले, पैदावार कम हो जाए उसकी अपन को बर्दाश्त है। लेकिन मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहर से बचे और ये जहर कभी भी ला के अपने खेतों में नहीं डाले। इस खेती भी हमारी आगे से आगे इतना खेत बिगड़ते जा रहे हैं इस केमिकल डालने से, जो हम आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी खेती नहीं कर पाएंगे। कृषि में किए गए उनके कार्यों के कारण उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। राम नारायण ने विपरीत हालातों में भी सफल खेती करके दूसरे किसानों को सीख दी है। ऐसे किसानों की कामयाबी ही हमारे देश का असली विकास है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।